हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनवीएस के जो हम पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कर रहे हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, इन अ प्राइमरी स्कूल, आउट ऑफ द 4 टीचिंग आवर्स ऑफ अ टीचिंग डे earmarked for young children, how much time should be given to the children to study independently? एनसीईआरटी के अनुसार प्राइमरी स्कूल में डेली 4 आवर्स की टीचिंग की जाती है। ठीक है, हमें लगता है कि 5 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे स्कूल लगता है, लेकिन उसमें टीचिंग 4 आवर्स की होती है। इसमें आपका लंच ब्रेक लंच ब्रेक अलग से होता है, फिर जो प्रेयर का टाइम है वो अलग से होता है, अदर एक्टिविटीज गेम्स के पीरियड वो सारे अलग होते हैं। टीचिंग सिर्फ 4 आवर्स ही होती है। और 4 आवर्स की टीचिंग में कितने घंटे या कितना टाइम आपको बच्चे को देना चाहिए सेल्फ लर्निंग के लिए, कि बच्चा खुद से ही पढ़ सके? तो एनसीईआरटी के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चे के लिए तय किसी शिक्षण दिन के 4 शिक्षण घंटों में से बच्चे को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स? 45 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट या 60 मिनट? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 घंटे में से जो 30 मिनट्स रहेंगे वो बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्टडी के लिए दिए जाने चाहिए, जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ वन ऑफ द इफ वन वांट्स टू लर्न स्विमिंग, वन हैज टू प्रैक्टिस इट इन अ पॉन्ड, रिवर और अ स्विमिंग पूल। ठीक है, बात यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो उसे तालाब, नदी या स्विमिंग पूल में इसका अभ्यास करना होगा। वन कैन नॉट जस्ट लर्न स्विमिंग बाय स्टडिंग इट्स रूल्स फ्रॉम अ बुक। सिर्फ एक किताब से अध्ययन करके कोई तैरना नहीं सीख सकता। दिस इज ट्रू फॉर काइंड ऑफ एक्विजिशन। यह किस प्रकार के अधिकरण के लिए सही है? नॉलेज, देखिए नॉलेज आप बुक से प्राप्त कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग आप बुक से प्राप्त कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके या देखकर प्राप्त कर सकते हैं। एटीट्यूड का तो यहाँ पर कोई एटीट्यूड अलग चीज़ होती है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। मेन है यहाँ पर स्किल। अगर आपके अंदर आपको स्विमिंग स्किल डेवलप करना है, तैरने का कौशल विकसित करना है, तो उसके लिए आपको तालाब में जाकर तैरना ही पड़ेगा। या किसी भी चीज़ के स्किल की बात करें, अगर किसी को टीचिंग कौशल को डेवलप करना है तो उसे पहले जाके पढ़ाना पड़ेगा, भले ही उसने बीएड, डीएड, बीटीसी वगैरह किसी भी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा कर रखे हो। जब तक वह खुद जाकर बच्चों को नहीं पढ़ाएगा उसमें अच्छी टीचिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। किसी को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करना है तो सिर्फ बुक को पढ़कर नहीं हो सकता कि हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। उसे खुद जाके बात करना पड़ेगा। तो स्किल के लिए हमेशा हमें उसी क्षेत्र में जाकर, उसी फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अनफेमिलियर एजुकेशन पेडागोजीज एंड करिकुलम कंटेंट में कन्फ्रंट स्टूडेंट विद द थॉट ऑफ लॉस एंड अपरिचित शैक्षणिक शिक्षण और पाठ्यचर्या सामग्री बच्चों को नुकसान और से सामना कर सकती है। देखिए ऐसा कंटेंट है जिससे बच्चे बिल्कुल भी परिचित नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था कि हमारे लोगों की मातृभाषा ज़्यादातर की हिंदी होती थी और वो करिकुलम पूरा इंग्लिश में चलता था, पूरा पढ़ने का जो भी माध्यम सब इंग्लिश में चलता था। तो इससे क्या चीज़ें आती है, एक तो वे अपने, एक तो नुकसान की भावना उसके अंदर आती है, दूसरी उनके अंदर भावना आती है एलाइनेशन की, जिसे हम बोलेंगे अलगाव की भावना। ठीक, तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ जाती है। ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा होती नहीं, साहस आत्मविश्वास तो आएगा ही नहीं, ईर्ष्या भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन अ डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट परसीव देमसेल्फ एज। खोजपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र स्वयं को किस रूप में देखते हैं? इस बात को आपको याद रखना है कि जो डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस होती है इसमें छात्र खुद को साइंटिस्ट की तरह देखते हैं, वैज्ञानिक की तरह देखते हैं। यहाँ पर आपको डिस्कवरर आंसर नहीं लगाना, खोजकर्ता नहीं लगाना। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हाँ बच्चों के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो खोजपूर्ण उपागम से या खोजपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से, कि अन्वेषण की जो विशेषता है या योग्यता है वह उनके अंदर डेवलप होना चाहिए। लेकिन बच्चे खुद को वहां पर एक साइंटिस्ट की तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि वे कुछ नया डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट टू बी लर्नड इन विदाउट एम्फेसाइज ऑन फॉर्मल परसिस्टेंस। देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में, चलिए मैंने आंसर ही बता दिया, चलो क्वेश्चन को समझते हैं। विज्ञान को किस स्टेज में औपचारिक दृढ़ता पर जोर दिए बिना सीखने योग्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए या पेश किया जाना चाहिए? देखिए औपचारिक दृढ़ता का मतलब यहाँ पर है
कि आप सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हो, थ्योरीज रटवा रहे हो, जो सिद्धांत होते हैं विज्ञान के उनको याद कराए जा रहे हैं, फॉर्मूलेज याद कराए जा रहे हैं। इसकी जगह हमें ऐसा सब्जेक्ट की तरफ से पेश करना चाहिए जिसे सीखना है, सीखने योग्य विषय के रूप में उसे पेश करना चाहिए। अब किस प्रकार की क्लासेस में, देखिए प्राइमरी स्टेज होती है 1 to 5, 1 to 5 में तो साइंस होती ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंडरी जो स्टेज होती है वो होती है आपकी 9 to 10, तो चलो इसे अभी होल्ड पे रखते हैं। हायर सेकेंडरी स्टेज जिसमें 11 12 आ जाता है, अपर प्राइमरी स्टेज इसमें 6 to 8 आता है, ठीक है 6 to 8। देखिए अगर हम 9 10 की बात करें, सेकेंडरी स्टेज की और हायर सेकेंडरी की बात करें, तो इनमें तो हमें बच्चों को थ्योरीज फॉर्मूलेज बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स सिखाने ही पड़ेंगे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। साइंस स्टार्ट होता है 6th क्लास से, जब साइंस स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर ही अगर आप डेफिनेशंस पर जोर देने लगोगे, सिद्धांतों को बताने लगोगे, तो वह बच्चों के लिए बोझ टाइप का हो जाएगा। तो प्रारंभ में बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू, डेली एक्टिविटीज के थ्रू चीज़ों को समझाना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अपर प्राइमरी स्टेजेस में साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक सीखने योग्य सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस्ड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड इन इंडिया द स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन। भारत में स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार सबसे पहले में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा किस जगह पर सबसे पहले शुरू हुई थी? अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों में टाइम लगा था पहुंचने में, रूरल एरियाओं में तो आज भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंची है। इसी प्रकार ट्राइबल एरियाज में भी इस प्रकार से मतलब अच्छी तरीके से महिला शिक्षा आज तक नहीं पहुंच पाई। आज हमें 75 ईयर्स अप्रोक्स हो गए हैं आज़ादी के। राइट आंसर सिटीज ही रहेगा। सबसे पहले शहरों में ही विकास हुआ था, महिला शिक्षा का प्रसार हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल मटेरियल दैट कैन बी यूज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनवायरमेंट। स्थानीय सामग्री का एक उदाहरण है जिसका उपयोग छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। टेबल्स, कार्टून्स, आर्टिफैक्ट्स एंड टेक्स्ट बुक्स। देखिए स्थानीय सामग्री की बात चल रही, लोकल मटेरियल। लोकल मटेरियल के माध्यम से अगर आपको एनवायरमेंट के बारे में बताना है तो उसका सबसे सही रहेगा वहाँ की कलाकृतियाँ। ये हर जगह हर एक एनवायरनमेंट की अलग प्रकार की होती हैं, उसके माध्यम से अगर आप समझाओगे बच्चों के तो बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। तो आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियां इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एन इंक्लूसिव लैंग्वेज। अब इंक्लूसिव लैंग्वेज क्या है? देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल आपने बहुत देखा होगा। अब यहाँ पर हमें बताना है इंक्लूसिव लैंग्वेज। ये कट गया है गलती से, ये कटा हुआ नहीं है। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज मिक्स्ड विद द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। शिक्षा की भाषा जो छात्र की मातृभाषा के साथ मिली जुली हो। यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय डिफरेंट स्टूडेंट फॉर टीचिंग बाय अ टीचर इन अ क्लासरूम। किसी भाषा में शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए विभिन्न छात्रों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उपयोग। अ लैंग्वेज दैट इज सिंपल एंड यूज वर्ड फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वह भाषा जो सरल हो, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के शब्दों का उपयोग कराती हो। कंबाइंड यूज ऑफ ऑल डायलेक्ट्स स्पोकन बाय द स्टूडेंट। संयुक्त रूप से छात्रों द्वारा बोली जाने वाली सभी बोलियों का उपयोग। देखिए राइट आंसर इसका कौन सा बनेगा? हमें इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, हर प्रकार की भाषा को वहां पर शामिल किया गया हो। इस प्रकार की बात कौन से ऑप्शन में करी जा रही है? इस प्रकार की बात की जा रही है थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर अ लैंग्वेज दैट इज सिंपल एंड यूज वर्ड फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पे रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज दोनों ही प्रकार के शब्दों का यूज किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे रूरल एरियाज से हैं वो भी सीख सके, अर्बन एरियाज के जो बच्चे उनकी भाषाओं को भी शामिल कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द फोकस ऑफ सोशल साइंस टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉट टू। सामाजिक विज्ञान शिक्षण और सीखने का ध्यान किस पर नहीं है? अंडरस्टैंड सोशल डायमेंशंस ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड सोशल चैलेंज, अंडरस्टैंड लाइफ या अंडरस्टैंड सेल्फ। देखिए अगर आप सोशल साइंस की टीचिंग करते हो तो सोशल लाइफ की डायमेंशंस तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है, सोशल चैलेंजेस को भी समझेगा, लाइफ को भी समझेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ ये चीज़ें आती हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी से। इसके लिए जरूरी है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी जो होती है वह जरूरी है, आध्यात्मिक जरूरी है। तो यह गलत ऑप्शन है, इसलिए यह सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिपोर्ट इन 1998 आइडेंटिफाई दैट टीचर आर क्रिटिकल एजेंट ऑफ चेंज। बदलाव के लिए शिक्षक जो होता है वह प्रमुख एजेंट की तरह कार्य करता है। दे डू नॉट डिसेमिनेट नॉलेज बट ऑल्सो, डिसेमिनेट का मतलब है कि प्रसार ही नहीं, प्रसार तो करते ही हैं, साथ में और क्या काम करते हैं। 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की रिपोर्ट ने पहचाना कि शिक्षक परिवर्तन के महत्वपूर्ण एजेंट हैं। वे न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि और क्या करते हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर का मतलब तो प्रसार ही हो जाएगा। एप्रिसिएट न्यू नॉलेज, हाँ ये कह सकते हैं। लर्न न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को सीखते भी हैं। जनरेट न्यू नॉलेज, ये ज़्यादा सही है, नए ज्ञान उत्पन्न भी करते हैं। ज्ञान का प्रसार तो करेंगे ही, साथ के साथ न्यू नॉलेज को जनरेट भी करेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर NCERT द एप्रोप्रिएट एज एट विच अ चाइल्ड डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज। NCERT के अनुसार उचित उम्र जिस पर एक बच्चा समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। देखिए 1 साल का बच्चा समस्या समाधान नहीं कर पाएगा, 2 साल का भी नहीं कर पाएगा, 3 का भी नहीं कर पाएगा। 4 साल से बच्चा समस्या समाधान का प्रयोग करना शुरू कर देता है, इस प्रकार की स्किल का विकास हो जाता है। तो 4 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट इंडिकेट एंड एन इंक्रीज एप्रिसिएशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट व्हेन दे आर टॉट। बच्चे जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो छात्र अपने पर्यावरण के लिए बढ़ी हुई प्रशंसा का संकेत देते हैं। कब? इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। तो छोटे बच्चों के लिए प्रयोगशाला का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, साइंस वगैरह के लिए किया जाता है। एट सी, समुद्र पे हर बच्चे को ले जा नहीं सकते। क्लासरूम में तो बच्चे वैसे ही बोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है बच्चा, कक्षा के बाहर, आउटसाइड अ क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनी टाइम एनी प्लेस एनी सब्जेक्ट इज एन इमर्जिंग डेमो। ये किस में से निकला कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ये जुड़ा हुआ है आपका डिस्टेंस लर्निंग से, दूरस्थ शिक्षण जिसे बोल देते हैं। इसमें आपको इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं भी रहकर पढ़ सकते हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एनी लैंग्वेज 75% ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड थ्रू। किसी भी भाषा में 75% भाषा के माध्यम से व्यक्त की जाती है। प्रोनाउंसिएशन, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकेबुलरी या करेक्ट ग्रामर। उच्चारण, हाव भाव और चेहरे के भाव, शब्दावली या सही व्याकरण। तो किसी भाषा में 75% भाषा किसके माध्यम से व्यक्त की जाएगी? ये की जाती है जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। हमारे चेहरे पे किस प्रकार के भाव हैं, हम किस प्रकार से हमारे जेस्चर्स यानी हाथों के मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, वह हमारे भाषाई व्यक्ति को दर्शाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन द डिस्कवरी अप्रोच ऑफ टीचिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम इज। शिक्षण के खोज दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण सीखने का परिणाम है मेमोराइजेशन, रीइंफोर्समेंट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या मैनिपुलेशन। देखिए डिस्कवरी अप्रोच में बच्चे को किस चीज़ का आभास होता है, क्या चीज़ वह बच्चा सीखता है। जब बच्चे के सामने हम कोई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं या कोई भी क्वेश्चन रखते हैं, बच्चा उसका आंसर खोज रहा होता है। तो आंसर खोजते खोजते वह उसके चारों ओर की चीज़ों को समझता है कि आखिर उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, संकल्पनात्मक समझ का विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे PDF एंड जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट रहेगी वो मिल जाएंगी। चाहे तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।